नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है में आज हम देश की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी और हाल ही में बहुत चर्चा में रही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आए हैं, यानी जेएनयू, और देखते हैं कि नोटबंदी के 35वें दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र क्या सोचते हैं और नोटबंदी को लेकर माहौल क्या है। जेएनयू के स्टूडेंट्स प्रकृति की गोद में बैठकर अध्ययन भी करते हैं और बातचीत भी करते हैं। मैं इस वक्त लाइब्रेरी के पास हूँ, जेएनयू की लाइब्रेरी है। अब ये देखिए हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, हम आए हैं ये पता करने कि मोदी जी ने जो नोटबंदी की उसको लेके जेएनयू के स्टूडेंट्स में माहौल क्या है। ये पूरे देश भर में जो माहौल है उसकी एक झलक आपको स्टूडेंट्स के यहाँ पर भी मिलेगी। क्या माहौल है? पहले तो ये है कि थोड़ा पैसों का क्रंच है, इसलिए लंबी लंबी लाइनें शायद थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन वो लाइनें समय के साथ साथ छोटी होती चली जा रही है। परंतु एक इंजेक्शन जब लगाते हैं तो बीमारी के विनाश के लिए दर्द होता है, लेकिन ये सोच के हम इंजेक्शन लगाए नहीं, ये हमारी मूर्खता है। जिनसे भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो कहीं ना कहीं बाकी चीजों में भी सरकार गलत है या मोदी गलत है या बीजेपी गलत है, ये सब बोलते रहेंगे। और वही जैसा कि हमारे मित्र वीरेंद्र के थोड़ी तकलीफ तो होगी, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाजपा गलत नहीं या मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर गलत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं दर्द को हल्का सा झेल रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो ठीक है। और अगर आप ये देखें कि जो लाइन कितनी लंबी है, उसमें एक आप ट्रेंड देखेंगे तो ये है कि जब पहले दिन ये सूचना आई, ये घोषणा हुई, तो उसके अगले दिन 2-4 दिन 10 दिन तक काफी लंबी लाइनें थी, अब वो छोटी होने लगी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है पूरे सिस्टम में। जो कैश आना था वो आ रहा है, जिनको जो निकालना था वो निकाल रहे हैं। और एक चीज और देखने को मिला है कि जैसे अगर इतनी बड़ी बात होती जिससे कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता, तो फिर जिंदगियां भी अस्त व्यस्त होती, लेकिन सब 3 टाइम खा रहे हैं, लाइब्रेरी आ रहे हैं, डिसर्टेशन लिख रहे हैं, सारी बातें वैसे ही चल रही हैं। अगर आपका कोई एक सिक्का है तो उसका हेड और टेल दोनों होता है, उसको दोनों पक्ष हम दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन हमें अब उससे हट के अपने देश को सर्वोत्तम रखना पड़ेगा। और उसके लिए जो भी फैसला हो, अगर आज कांग्रेस भी करती तो हम लोग भी उतना ही समर्थन होते जितना आज भाजपा की हुई है। ये जो 20 लाख 2 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ नए नोट मिलते हैं, तो आप लोगों को लगता नहीं कि जिस लिए बंद किया गया नए नोट, जब आम आदमी को 24,000 2,000 4,000 पाने में दिक्कत है, तो ये लोग इतना पैसा बना रहे हैं। दिल्ली में देखिए एक वकील के यहाँ जो नए नोट मिले थे, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है ये काम डिलिबरेटली करवाया जा रहा हो। सिस्टम के भीतर मूल होते हैं, हर तरह के मूल होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने मिलकर ये कांड करवाया हो, मीडिया में दिखाया हो, ठीक है। कई तरह से सरकार को बदनाम करने की ये सब कोशिशें भी होती हैं। अब जेएनयू में हमको प्रशांत मिल गए हैं, एसएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और एसएफआई एक स्ट्रांग कम्युनिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जेएनयू में अपनी धमक है इसकी। तो प्रशांत, आपका विरोध किस तरीके का है? देखिए, विरोध से सबसे बड़ी बात है आज तक मैंने पूछा नहीं कि किस चीज का विरोध, नोटबंदी पर विरोध है ना? हाँ बिल्कुल है, बट उससे बड़ी बात यह है कि आज तक आजाद भारत के इतिहास में सरकार कभी अपने तरफ से यूनिवर्सिटीज को ये चिट्ठी नहीं लिखती है कि सरकार के एक कदम का समर्थन किया जाए। प्रकाश जावड़ेकर एक चिट्ठी लिखते हैं सारे यूनिवर्सिटीज को और कहते हैं कि स्टूडेंट्स बकायदा 1 महीने तक डिमोनेटाइजेशन के समर्थन में कैंपेन करें और इसके लिए उन्हें क्रेडिट्स दिए जाएंगे, मतलब मार्क्स दिए जाएंगे। एकेडमिक्स को बर्बाद करने लायक इससे बड़ा कदम कोई और सरकार ने आज तक उठाया नहीं है। अच्छा, तो मुझे आपके इस जवाब पे मेरा ये सवाल है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी एशिया का सबसे अच्छा कॉमर्स का कॉलेज माना जाता है, उसके स्टूडेंट्स निकल करके गाँव में, इलाकों में, स्लम्स में जा रहे हैं। एसबीआई के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ, कोलैबोरेशन है उनका, और वो लोगों को बता रहे कैशलेस इंडिया कैसे करें, आप एटीएम कैसे। तो क्या ये गलत है? देखिए, कैशलेस इंडिया, सबसे बड़ा सवाल है कि कोई नीति निर्धारण आप एक दिन में अपने कलम चलाकर नहीं ला सकते हैं। मोबाइल लोगों ने यूज करना सीखा इंडिया में 96-98 के समय में बॉम्बे में मोबाइल आया था, और आज हम 2014 में आकर खड़े होते हैं जहां लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। कितने साल लग गए? 18 साल का समय लग गया। कैशलेस इंडिया को अगर अटेन करना है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक किया जा सकता है, एक दिन में आप बदल देंगे। रेडी पटरी का मजदूर आज बेरोजगार है। आजादपुर मंडी से लेकर दिल्ली के अंदर गाजीपुर मंडी तक, सबसे बड़ी मंडी से लेकर आप ओखला मंडी, किसी भी मंडी में चले जाइए, किसी भी रेडी पटरे वाले से पूछ लीजिए, लेबर चौक पर चले जाएं, आप देखें वहां का मजदूर बैठा है। पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड लेबर खत्म हो चुका है। क्यों?
क्योंकि देने के लिए कैश नहीं है। आप जेएनयू आइए तो आपको हर तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर्स यहाँ पर आते हैं। हम इस वक्त दो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास है। विकास जी, हम जेएनयू में ये जानने आए हैं कि मोदी जी ने जो 500 1000 के नोट बंद किए, उसका क्या माहौल है? माहौल के हिसाब से देखा जाए तो जेएनयू में ही नहीं, पूरी दिल्ली में एक वही माहौल बना हुआ है। चारों तरफ लाइनें लगी पड़ी हैं बैंकों में, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जनता को दिक्कतें हैं और एटीएम वगैरह भी ज्यादातर नहीं चलते हैं। कैश खत्म होने की ज्यादातर शिकायतें रहती हैं, कैश पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये मतलब थोड़ा सा वो है जो उन्होंने ये बोला कि 50 दिन दीजिए, ये 50 दिन तो क्या, ये तकरीबन 2 महीने भी हो जाए तब भी मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम योगेश कुमार यादव है और मैं यहाँ सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में पीएचडी कर रहा हूँ हिस्ट्री से। आपका क्या सोचना है इस डिमोनेटाइजेशन के बारे में, इस नोटबंदी के बारे में? हाँ, मेरा यही मानना है, जैसे कि मैं पहले भी कई लोगों से बात कर चुका हूँ कि डिमोनेटाइजेशन जो किया है उसके लिए एक तो पूरी तैयारी नहीं है, क्योंकि जो 50 दिन का समय मांगा है वो अभी जैसे विकास ने कहा 2 महीने, मुझे नहीं लगता कि 2 महीने, मुझे लगता है कि 6 महीने हो जाएंगे, तब कहीं कहीं आगे गाड़ी पटरी पे आएगी और इससे जीडीपी पे बड़ा नुकसान है। और जो उनके उद्देश्य हैं, जो उनके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टेररिज्म खत्म होगा और ब्लैक मनी आएगी, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जितने भी बड़े एलीट ग्रुप है उनके पास कैश में कभी भी करेंसी नहीं होती है। उनके पास जो कैश होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो लैंड में होती है, वो इसमें सोने चांदी में होती है, प्रॉपर्टीज दूसरे तरह की होती हैं, वो कैश में। और उनके जो ट्रांजैक्शन, कहा तो है बेनामी संपत्ति, अब अगला सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अगला सर्जिकल स्ट्राइक की बात अलग है, ये डिमोनेटाइजेशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बताइए, दोनों से मेरा सवाल है, विकास योगेश दोनों से, कैशलेस इंडिया की बात जो मोदी जी कर रहे हैं कि कैशलेस की तरफ आओ, नोटबंदी के बाद ये जो उन्होंने एक अपील की है उसके लिए बहुत एक्सटेंसिव तरीके से गवर्नमेंट जो है आप देख ही रहे हैं कैंपेन चला रही है, इसको क्या आपको पहले विकास फिर योगेश आप बताइएगा। जी, मुझे तो ये बहुत ठीक लगा, कैशलेस इंडिया होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लगभग सभी जगह स्वाइप मशीन्स जो है वो इंस्टॉल हो रही हैं, लगभग दिल्ली के कई इलाकों में भी इंस्टॉल हो गई है, दुकानों में भी है। और अच्छी बात है कि इससे फायदा ये है कि भाई लोगों को जेब में रखने का वो भी नहीं है। अच्छी बात है, एक डर रहता है कि जेब यहाँ पे बहुत हर तरह की मतलब अलग अलग कंडीशन होती है, हो जाएगा तो उसके बाद हम अच्छा कैसे करेंगे, कहीं दब गया गलत तो हमारे साथ नहीं, तो वो उनका वो अवेयर नहीं है, उनको मतलब इस तरीके का वो उनको ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि ज्यादा लोग शिक्षित नहीं होते, जो लोग नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि गलती से कुछ और हो गया तो कुछ और चला जाएगा कहीं। लेकिन आपकी समझ से कैशलेस इंडिया, लेकिन मेरे समझ से होना चाहिए धीरे धीरे। सभी लोग, सबको पहले मोबाइल नहीं था तो जो लोग थोड़े कम शिक्षित थे वो ये मानते थे कि यार हम फोन चला ही नहीं पाएंगे, ये पता नहीं कैसे वो करता है, इसकी जो वाइब्रेशन है वो उसमें करंट है, वो ये बोलते थे। मतलब पुरानी इस तरह की चीजें थी। तो बूढ़े आज वही जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोग बिल्कुल अच्छे से मोबाइल रख रहे हैं, चला रहे हैं, इसकी इंटरेस्ट से चला रहे हैं लोग। जब भी आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वो एक रात में नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता, आपको लोगों को धीरे धीरे अवेयर करना होता है। और जहाँ तक रही ब्लाइंड स्टूडेंट्स की बात या ब्लाइंड कम्युनिटी की बात, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि करेंसी को पहचानने में, करेंसी को एक्सचेंज करने में कई बार बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन इफ यू आर टेक्नोलॉजिकली साउंड तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए कि अभी इतना कैश की कमी है कि जितने भी हमारी जो फसल है खरीफ वाली, जो धान है या फिर बाजरा है, मक्का है, तो लोग अपनी फसल को बेच भी नहीं पा रहे हैं। अगर किसान बेच नहीं पाएगा, उसकी कोई इनकम नहीं होगी, तो उसको तो प्रॉब्लम होगी ना, उसका तो कोई इन्होंने सोचा ही नहीं। क्योंकि हमारे घर में मेरे पेरेंट्स किसान हैं, सब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अपने खेती को, अपनी क्रॉप्स को बेच ही नहीं पा रहे हैं कहीं। वक्त एक ब्रेक के बाद माहौल क्या है जारी रहेगा। अब मैं इस वक्त जेएनयू के एक एटीएम पर हूँ। जेएनयू में कुल मिला के 5 एटीएम है, लेकिन वहां भी ज्यादातर एटीएम बंद ही रहते हैं, वहां पैसे नहीं होते। और जिस एटीएम में पैसा होता है वहां पर उसी तरह की लाइन लगती है जैसी दिल्ली, देश के दूसरे शहरों में जैसी लाइन लग रही है। आप देखिए जेएनयू में स्टूडेंट्स और यहाँ के जो स्टाफ है
उन सबको मिला करके ये लंबी लाइन लगी हुई है। जो स्टूडेंट्स यहाँ लाइन में लगे हुए हैं उनसे पूछते हैं कि आपको कब इसके पहले पैसा आपने निकाला था? पैसा तो हम लास्ट सैटरडे को यहाँ पे मिला था इस एटीएम में, उसके बाद आज लगे हैं। तो देखिए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ जेएनयू की हालत नहीं, पूरे देश की ऐसी हालत है, समझे। आप यही जेएनयू के स्टाफ है? स्टाफ। आपका क्या मानना है कि ये सही किया मोदी ने किया? पकड़ा तो जा रहा डेली करोड़ रुपए किसी, कम से कम इससे तो छुटकारा मिलेगा। किसी के पास खाने को पैसे नहीं है और करोड़ रुपए लगा के दबा के पड़ा हुआ घर के अंदर। ये लाइन में लगना कोई थोड़ी लाइन में जब 10-15 साल पहले थे मूवी की टिकट खरीदते थे तब भी लाइन में लगते थे, 1 घंटा यहाँ लग जाएंगे, क्या हो गया। इंटेंशन तो ठीक है बट इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाया। पब्लिक कोऑपरेट कर रही है लेकिन अब मतलब थोड़ा पेशेंस लेवल अब ऊपर जा रहा है। पहले दिन मैं बार बार लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि 8 तारीख को जब उन्होंने अनाउंस किया था मोदी जी ने, तब जो फीलिंग लोगों में थी और 35वें दिन, इस दोनों फीलिंग्स में कोई अंतर? डेफिनेटली जैसे जैसे परेशानी थोड़ी बढ़ती जा रही है क्योंकि आप इंडिया में मतलब अब नॉर्मली एक फैमिली की रिक्वायरमेंट्स है, डेली हाउस होल्ड चीजें हैं, उनके लिए पैसे की आवश्यकता तो होती ही है और हर आदमी इतना ऑनलाइन बैंकिंग का उतना आदी नहीं है। सो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल तो हो रही है लेकिन ठीक है, धीरे धीरे लोग सीख भी रहे हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा प्लानिंग के साथ होता तो बहुत अच्छा होता। कैशलेस इंडिया की जो बात हो रही है उसको आप बताएंगे। कैशलेस इंडिया की जो बात मोदी जी कर रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन के बाद, मतलब 500 1000 की नोटबंदी के बाद अब ज्यादा जोर इस बात पे है कि कैशलेस इंडिया। आपको क्या लगता है? कैशलेस इंडिया अभी फॉर द टाइम बिंग ये पॉसिबल नहीं लगता है क्योंकि वैसे भी हमारी कंट्री में वी नो दैट एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी अभी इतनी नहीं है कि वी कैन थिंक ऑफ दैट थिंग्स कैन बी अचीव्ड इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो it's a good step. We have to move someday or the other. So it's a good step, but for the timing in recent years, it's not possible. सरदार जी, आप जेएनयू में स्टूडेंट हैं? हाँ जी स्टूडेंट है जी। हाँ जी स्टूडेंट है जी, पीएचडी कर रहे हैं जी। इधर? हाँ जी। किस सब्जेक्ट में? हाँ जी ऐसा इनर एशिया। हाँ जी। तो इधर एटीएम में लाइन में लगे आप, तो नोटबंदी हुई तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? सोचना क्या है जी, बस परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। पॉलिसी तो बनाने वाले जैसे ही बनाए पर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए ना। हमको अभी एटीएम खाली पड़े हैं, 2-2 घंटे लाइन में लग रहे हैं 2000 के लिए। लैंडलॉर्ड को किराया देना है जी, रोज 2-2000 करके जोड़ रहे हैं। अब देखो हम पड़े जी लाइन में लगे रहे हैं जी, तो दिक्कत तो होती है। आपके कितने घंटे बर्बाद हुए जी? परसों 2, कल 1.5, आज फिर 2। 2, 4, साढ़े, मतलब 2 मूवी का टाइम गया। पढ़ाई का कम से कम 100-150 पेज का तो होगा जी पढ़ाई का। हाँ जी, इतना तो पढ़ ही देते इतना समय। The thing is, I'm with the intention. I'm actually with the cause, but it should have been a long-term planning because I guess, like Mr. Modi didn't think it through. So now we are facing the inconsequence.